हाँ बच्चों, लिखो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हेडिंग डालो सभी बच्चे और लिखो रेजिस्टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक लो रेजिस्टेंस, नंबर दो मीडियम रेजिस्टेंस, नंबर तीन हाई रेजिस्टेंस। जो लो रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 1 ओम से कम हो, ऐसे रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 1 ओम से कम हो, इस प्रकार के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो सारे के सारे लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल क्या है लो रेजिस्टेंस के? जैसे कि आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से भी कम होता है। आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ये 1 ओम से भी कम होता है, इसलिए हम लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को भी रखते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ये भी बहुत, अभी आप पढ़ रहे होंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन में आपने पढ़ा होगा कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग, क्यूमुलेटिव कंपाउंड वाइंडिंग, ये सब पढ़ा पढ़ा होगा आपने डीसी मशीन में। तो अगर वाइंडिंग, अगर फील्ड वाइंडिंग होती क्या है एक्चुअल में? ऐसी वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करे, ऐसी वाइंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो कहलाती है फील्ड वाइंडिंग। मतलब कुल मिला के फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? क्या नाम, हितेश, क्या होती है फील्ड वाइंडिंग? हितेश, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये सर आ रही है। हाँ बताओ आदर्श, क्या होती फील्ड वाइंडिंग? सर इससे मैग्नेट बनाते हैं। मैग्नेट बनाते हैं फील्ड वाइंडिंग। यस सर। अच्छा, यस सर। चलो सही बोल रहे हैं कुछ कुछ। ऐसी वाइंडिंग, ऐसी वाइंडिंग जब सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम लपेटते हैं तो वो मैग्नेट बना देती है। ऐसी वाइंडिंग जिसको हम सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट देते हैं तो वो मैग्नेट बना देती है। इस प्रकार की वाइंडिंग को हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि वो फील्ड क्रिएट कर रही है, इसलिए इस प्रकार की जो वाइंडिंग होती है वो फील्ड वाइंडिंग होती है। तो ये संट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर हमने देखा था। जो अमीटर में जो हम संट में हमने जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था वो बहुत स्मॉल वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं हम अमीटर के पैरेलल में। आपने देखा होगा जब हमने पीएमएमसी का एक्सटेंशन रेंज देखा था अमीटर का, तो हमने क्या किया था, रेंज बढ़ाने के लिए अमीटर के पैरेलल में एक बहुत स्मॉल वैल्यू का एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया था जिसको हम संट रेजिस्टेंस बोल रहे थे। इसकी भी जो रेंज होती है वो 1 ओम से कम होती है। ठीक है, और एक तो डायोड का जो फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस होता है इसकी भी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, 1 ओम से कम होती है, इसलिए ये भी लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये भी आपने पढ़ा होगा। ये बताओ जरा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ यूज करते हैं हम? क्यों बच्चों, अभी डीसी मशीन में सर ने पढ़ाया होगा, ये कहाँ यूज करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग? मोहित कुरई। सर शायद रोटर के ऊपर। रोटर के ऊपर क्यों करते हैं वो पूछ रहा हूँ, कारण। चित्रंजन, ये जितने बच्चे बोल नहीं रहे तो मैं अब क्या करूंगा, जो बच्चे नहीं बोलेगा उसको हटा दूंगा मीटिंग से, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ मीटिंग ज्वाइन करके भाग जाए, ये मान के मैं सब बच्चों को हटाना चालू चालू कर रहा हूँ। जो नहीं बोलेगा वो निपट सर जाएगा। शायद हाँ बोलो सर रोशन। शायद मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करती है। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं, किस काम में आती है ये पूछ रहा हूँ। आपको सर ने पढ़ा दिया ना कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यस सर। देखो यूनिट 1 अगर आपकी हो गई है तो इसका मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग सर ने पढ़ा दी है। क्यों मोहित? सर डीसी मशीन में यूज़ होती है सर। तो क्यों यूज होती, वही तो पूछना चाह रहा हूँ मुकेश। सर कुछ कंपनसेट करने के लिए सर, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को कुछ कंपनसेट कर, आर्मेचर रिएक्शन सुना है क्या बच्चों? ये सर यस उसको सर। मिनिमाइज करने के लिए यूज़ होती आर्मेचर है। रिएक्शन क्या होती है हितेश? सर मैं बताऊं। हाँ बताओ। सर डीसी मशीन के अंदर सर जब लोड बढ़ता है तो आर्मेचर चालक में एक प्रकार की सर बिजली उत्पन्न होती है जो आर्मेचर चालक में जाके चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है सर। आर्मेचर रिएक्शन पूरा पढ़ लिया और तुम बता नहीं पा रहे हो कि भाई क्या सर होता है? डायरेक्शन बदल जाती है मैग्नेटिक फील्ड का। तो सर सर ये जो मुख्य फील्ड सर ये मुख्य को प्रभावित करता है। किसको प्रोवाइड करती है? अजय कुशवाहा है क्लास में?
चलो देखो बच्चों क्या है ये आर्मेचर रिएक्शन, क्या चीज होती है। देखो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जो हमारी मैग्नेट होती है बच्चों, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, और बीच में है कंडक्टर, बीच में है आर्मेचर। डीसी मशीन में क्या होता है, डीसी मशीन में इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है कुछ। तो होता क्या है बच्चों, जब ये जो मैग्नेट है इससे क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, जो एन पोल से निकलेगा और एस पोल में जाएगा। एन पोल से निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स और एस पोल में जाएगा। एन पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा एस पोल में जाएगा, एन पोल से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा एस पोल में जाएगा। लेकिन होता क्या है बच्चों, होता ये है कि ये जो मैग्नेट से जो फ्लक्स निकलता है उसको मेन फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेट से जो फ्लक्स निकलता है उसको मुख्य फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्नेट से फ्लक्स निकला तो ये मुख्य फ्लक्स है। लेकिन अगर हमारे ये जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, तो इस आर्मेचर में क्या होता है, ये जो आर्मेचर है हमारा, इस आर्मेचर के अंदर भी तो बच्चों करंट फ्लो होगा। अगर ये मोटर है तो इसमें करंट दिया जाएगा। अगर ये जनरेटर है तो अगर इससे कोई लोड जुड़ जाएगा तो लोड में करंट फ्लो होगा, तो इस वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होगा, इस आर्मेचर में करंट फ्लो होगा। तो उस वजह से क्या होता है कि जब इस आर्मेचर में करंट फ्लो होता है, आर्मेचर में दो कंडीशन में करंट फ्लो, अगर ये मोटर है तो हम करंट की सप्लाई देंगे इसको, अगर ये जनरेटर है तो हम यहाँ लोड कनेक्ट कर देंगे टर्मिनल पर, तो ऑटोमेटिकली इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगेगा। तो जब इस वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा तो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर, जब भी किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है, जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, हमारे जो मुख्य फ्लक्स है इसको भी चेंज कर देगा। ये मुख्य फ्लक्स हमारा कुछ इस प्रकार का हो जाता है बच्चों, मुख्य फ्लक्स ऐसे तिरछा हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है मुख्य फ्लक्स हमारा। तो जब आर्मेचर के देखो, जब तक कि आर्मेचर में करंट नहीं बह रहा था तब तक कि तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट थी। लेकिन जैसे ही इस आर्मेचर के अंदर करंट फ्लो होने लगा तो क्या हो गया कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो जब आर्मेचर के फ्लक्स के कारण मुख्य फ्लक्स प्रभावित होता है तो इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। समझ में आई बात, क्या है आर्मेचर रिएक्शन, क्या होता है हितेश, क्या समझाया मैंने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। सर जब भी कोई सर कंडक्टर में अपन करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अराउंड सर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो सर जो मेन फ्लक्स रहता है सर उसमें सर वो इफेक्ट करता है, तो सर इसी को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी को आर्मेचर रिएक्शन है। और जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग की हम बात कर रहे थे, तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए जिस वाइंडिंग को हम यूज करते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए या हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में एक वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में एक वाइंडिंग कनेक्ट कर देते हैं, और इसका नेचर इस प्रकार से होता है कि जो ये आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ आर्मेचर करंट के कारण, उसके विपरीत दिशा में वो फ्लक्स प्रोड्यूस करे। इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं सीरीज में उसको कि आर्मेचर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी विपरीत दिशा में वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करे, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दे, ताकि आर्मेचर फ्लक्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, खत्म कर दे, और हमारा मुख्य फ्लक्स प्रभावित ना हो। तो इस प्रकार की जो वाइंडिंग होती है वो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहलाती है। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का भी जो रेजिस्टेंस रहता है वो बहुत ही कम वैल्यू का रहता है, क्योंकि वो हमें आर्मेचर की सीरीज में कनेक्ट करना रहता है। और जब आर्मेचर की सीरीज में कनेक्ट कर रहे तो हम उसे बहुत ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं रख सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस रखेंगे तो फिर बहुत ज्यादा पावर का लॉस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं।
टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस में पहला है लो रेजिस्टेंस। और लो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 1 ओम से कम हो। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 ओम से कम हो। और एग्जांपल मैंने बता दी, आर्मेचर वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, डायोड फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस, कंपनसेटिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये लो रेजिस्टेंस के एग्जांपल है। बच्चों ये लिख लिया गया एग्जांपल और ये सब कुछ? यस सर। सभी ने लिख लिया लो रेजिस्टेंस? चलो लिख लिया तो फिर आगे आगे आओ और लिखो मीडियम रेजिस्टेंस। मीडियम रेजिस्टेंस पहले समझ लो फिर लिखना। देखो मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी रेंज 100 ओम से 100 किलो ओम हो। इस प्रकार के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो मीडियम रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। और इसका एग्जांपल, इनके एग्जांपल है शंट वाइंडिंग का। जो शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जो होता है, आपने देखा ही होगा कि डीसी शंट मशीन, डीसी शंट जनरेटर या डीसी शंट मोटर में शंट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। और एक तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जैसे इमर्शन हीटर है, तो उसके अंदर हम जिस एलिमेंट का यूज करेंगे वो हाई रेजिस्टेंस वाला रहेगा। तो ये है मीडियम रेजिस्टेंस के बारे में। हाई रेजिस्टेंस क्या हो गया? ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी रेंज 100 किलो ओम से ज्यादा हो। ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी रेंज 100 किलो ओम से ज्यादा हो। इस प्रकार के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल बता दिया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ सीआरओ, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ओएम, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सारे के सारे हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों ये पूरा कॉपी कर लो आप। सर तो 100 से कम वाले को क्या बोलते हैं? 100 से कम जैसे 56, 50, 80 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा। देखो यार, वो डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ यूज कर रहे हो। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे एक वो नॉर्मल रेजिस्टेंस कहलाते हैं। वो नॉर्मल रेजिस्टेंस होते हैं। लो, एक 3 कैटेगरी है ये, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस। अगर तुम्हारे मन में ऐसी दिक्कत है ना, तुम्हारे मन में अगर ऐसा कंफ्यूजन है कि सर उसको क्या कहेंगे, तो एक काम करो, इसको 100 ओम काट दो यहाँ से। तुम्हारे मन में अगर शंका है तो इसको 1 ओम कर लो। चलो अब ठीक है। यस सर। देखो भाई, अगर मैंने 1 ओम से कम बोला है मतलब 1 ओम के अप्रोक्स आस पास की बात हो रही है। ओके बच्चों? यस सर, हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब हेडिंग डालो लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस, अब यहाँ लिखो लो रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा लिखो। लो रेजिस्टेंस हेडिंग डाल दो और उसको स्टार लगा के लिखो कि लो रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब लो रेजिस्टेंस को इस प्रकार से हम एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं इस प्रकार से। देखो ये लो रेजिस्टेंस है, इसमें ऐसे 4 टर्मिनल बनाएंगे, पी डेस, सी डेस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको आई सी, और सी डेस के बीच में करंट फ्लो हो रहा है इसलिए आई सी डेस नाम दे दिया करंट का। और ये जो टर्मिनल है पी और पी डेस के बीच का जो वोल्टेज है वो वी पी पी डेस है। सी डेस करंट टर्मिनल है, पी पी डेस पोटेंशियल टर्मिनल है। इसको 4 प्रोब या पॉइंट, 4 प्रोब या 4 प्रोब या 4 पॉइंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं इस प्रकार के रेजिस्टेंस को। लो रेजिस्टेंस को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सी डेस करंट टर्मिनल कहलाएंगे, पी डेस पोटेंशियल टर्मिनल कहलाएंगे। और वैल्यू निकालना है तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। हो गया सर। ठीक है, अब लिखो मीडियम रेजिस्टेंस। इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, केवल 2 टर्मिनल से दर्शाया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस को। और ये बना लो।
और जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो आपको देखना है। और जब अपनी ऑफलाइन क्लास लगेगी तो वहाँ हर एक बच्चे को से पूछूंगा मैं कि हाउ इट वर्क्स, और उसमें मैंने मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के टॉर्क को भी डिराइव किया है, तो वो भी आपको पढ़ के आना है कि कैसे डिराइव किया है मैंने, और बोर्ड पे आके सबको डेरिवेशन करना है वहाँ पे। कल की छुट्टी है आपके पास, आपको 1 घंटा 2 घंटा निकाल के वो उसकी स्टडी करना है। एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरे बार वीडियो देखो, तीसरे बार देखो, लेकिन बनना चाहिए। सोमवार के दिन छोड़ूंगा नहीं, एक एक बच्चे को खड़ा रहना पड़ेगा क्लास में। हो गया? चलो अभी हाई रेजिस्टेंस, ये 3 टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से दर्शाते हैं हाई रेजिस्टेंस को। जो अपना रहता है स्मॉल रेजिस्टेंस उसको 4 टर्मिनल से दिखाते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस को दो टर्मिनल से, और जो हाई रेजिस्टेंस उसको 3 टर्मिनल से शो किया जाता है। ये जो तीसरा जो टर्मिनल होता है ये गार्ड टर्मिनल कहलाता है, जो कि लीकेज करंट को एलिमिनेट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं हम। हाँ, अगर पूरे रेजिस्टेंस में कहीं लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो इस तीसरे टर्मिनल से वो बाईपास हो जाता है। ये लिख भी लो, टू एलिमिनेट लीकेज करंट गार्ड वायर यूज्ड विच विल कैरी लीकेज करंट। ये गार्ड वायर है, गार्ड टर्मिनल बोल सकते हैं इसको। इसको हम यूज करते हैं ताकि हमारे हाई रेजिस्टेंस में से जो लीकेज करंट है वो निकल जाए। ओके बच्चों? नो सर, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, आपको नोट्स में भी कॉपी करना है, पूरी नोट्स में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को वीडियो देख देख के लिखना है। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को, आपको जो वीडियो है उसको देख के अपनी नोट्स में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वाले टॉपिक को कंप्लीट करना है। मैं चेक करूंगा आपको सोमवार के दिन। ये मत सोचना कि मेरा लेक्चर नहीं है उस दिन तो मैं आऊंगा नहीं, मैं किसी के भी लेक्चर में आ जाऊंगा। हो गया बच्चों? यस सर। अब हेडिंग डालो बच्चों, मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाए? पहली मेथड है अमीटर वोल्टमीटर मेथड, दूसरी मेथड है वोल्टमीटर अमीटर मेथड, तीसरी मेथड है पोटेंशियोमीटर, फोर्थ मेथड है केल्विन डबल ब्रिज। तो चलो लिखो जरा। फिर हेडिंग डाल देना अमीटर वोल्टमीटर मेथड, इसको डबल हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चों, अब लिखो अमीटर वोल्टमीटर मेथड, हेडिंग डाल लो और पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये अमीटर वोल्टमीटर मेथड को हम समझ लेते हैं पहले। देखो बच्चों, अमीटर वोल्टमीटर जैसे कि इस मेथड का नाम। अब मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? अगर मुझे रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V/I। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है? वोल्टेज और करंट, जिस ब्रांच का मुझे रेजिस्टेंस चाहिए उस ब्रांच का वोल्टेज अपॉन उस ब्रांच का करंट, ये फार्मूला होता है। तो मुझे अगर रेजिस्टेंस चाहिए, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो इसके ऊपर का वोल्टेज पता कर लूंगा मैं, और इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अगर मुझे पता है तो दोनों का रेशो कर दूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले मैंने अमीटर वोल्टमीटर मेथड को अडॉप्ट किया। तो मुझे वोल्टेज को मापना है तो मैंने वोल्टमीटर ले लिया, करंट को नापना है तो मैंने अमीटर ले लिया। लेकिन मेथड का नाम अमीटर वोल्टमीटर है, इसलिए पहले अमीटर कनेक्ट करूंगा सर्किट में मैं। अब मुझे इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पता करना है, तो क्या करूंगा मैं, इसके सीरीज में एक अमीटर जोड़ दूंगा। तो मैंने इसके सीरीज में एक अमीटर जोड़ दिया। जैसे कि मेथड का नाम अमीटर वोल्टमीटर मेथड है, इसलिए मैंने पहले अमीटर जोड़ा और फिर बाद में इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टमीटर जोड़ दिया। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों, ये वोल्टमीटर कितनी रीडिंग दे रहा है? अभी जितनी इस लोड के ऊपर वोल्टेज है उतनी रीडिंग देगा VL। इस लोड के ऊपर VL वोल्टेज कंसिडर कर रहा हूं मैं, मतलब ये VL रीडिंग देगा। लेकिन जो अमीटर है बच्चों, इसने कितनी रीडिंग देना चाहिए सही वैल्यू के लिए? सही वैल्यू के लिए इसने कितनी रीडिंग देना चाहिए? IL।
अगर मुझे एक्चुअल में इसका वोल्टेज चाहिए, सॉरी इसका रेजिस्टेंस मुझे अगर चाहिए, तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज है अपॉन इसके ऊपर कितना रेजिस्टेंस, तो मुझे आईएल चाहिए। आमीटर ने कितनी रीडिंग देना चाहिए बच्चों, आईएल, लेकिन वो आईएल रीडिंग नहीं दे रहा मुझे। वो कितनी रीडिंग दे रहा, देखो आइडल वोल्टमीटर अगर कोई होता, अगर ये वोल्टमीटर आइडल होता, तो आइडल वोल्टमीटर के केस में क्या होता है बच्चों की, आइडल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है तो करंट नहीं फ्लो होता है। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है तो करंट नहीं फ्लो होता। लेकिन इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ करंट तो ये वोल्टमीटर भी लेगा ही लेगा। तो ये वोल्टमीटर आईवी करंट ले रहा है और ये लोड आईएल करंट ले रहा है। तो ये जो आमीटर है ये कितना करंट जाएगा इसके अंदर से, आमीटर देखो आईएल इधर जा रहा है, आईवी इधर जा रहा है, तो इस आमीटर के अंदर आईवी प्लस आईएल करंट जा रहा है। तो अगर मैं वोल्टमीटर की रीडिंग और केवल अमीटर की रीडिंग दोनों का रेशियो कर दूं, तो क्या मुझे एग्जैक्ट सेम वैल्यू मिलेगी क्या बच्चों, कुछ थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। क्योंकि हालांकि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, इसलिए जो आईवी की जो वैल्यू होगी बहुत स्मॉल होगी, बहुत कम अमाउंट में करंट जाएगा इसमें। लेकिन फिर भी हमारी जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी अलग वैल्यू आएगी, थोड़ी सी, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, हाँ थोड़ा सा चेंज आएगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल वीएल और आईएल का रेशियो चाहिए, लेकिन साथ में ये आईवी भी एडिशनल में आ रहा है। तो अमीटर वोल्टमीटर मेथड में ये नुकसान है कि ये जो आईवी रीडिंग है जो एक्स्ट्रा आ रही है हमारे अमीटर में, वो नहीं आना चाहिए। तो देखो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आईवी जो है वोल्टमीटर का करंट है, तो वोल्टमीटर का करंट क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर का वोल्टेज अपॉन वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, जो कि वोल्टमीटर करंट के इक्वल होगा। लोड का करंट चाहिए तो लोड का वोल्टेज अपॉन लोड का रेजिस्टेंस। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यहाँ वीएल कॉमन निकल रहा है तो वीएल कॉमन निकाल लिया, तो वीएल से वीएल कैंसिल आउट हो गया, ये आरएल इंटू आरवी ऊपर चला जाएगा। मतलब कि जो आरएम है, ये आरएम, आरएम क्या हो गया हमारे पास, ये आरएम क्या हो गया, मीटर का रेजिस्टेंस, मीटर का रेजिस्टेंस। तो हमारे जो अमीटर है इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर एल इंटू आरवी अपॉन आर एल प्लस आरवी। ये हमारे मीटर का रेजिस्टेंस निकल के आ गया, ये हमारे मीटर का रेजिस्टेंस निकल के आ गया यहाँ पर। मतलब जो मेजर्ड वैल्यू है वो इतनी आ गई, सॉरी बच्चों मीटर का नहीं, मेजर्ड वैल्यू, मीटर गलत वर्ड मुंह से निकल गया, मेजर्ड वैल्यू बोलना चाह रहा था मैं। तो कितनी मतलब हमें नापने के बाद कितनी रीडिंग मिलेगी, इतनी रीडिंग मिलेगी, इतनी रीडिंग मिलने वाली हमें। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म आ गई है, एक्स्ट्रा टर्म आ गई, वो क्या आ गई, वोल्टमीटर वाली, वोल्टमीटर वाली टर्म आ गई है। देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, ये मैंने साथ साथ में पॉइंट लिखाते भी गया। अमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विथ लोड, अमीटर को कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है, जिससे कि जितना करंट लोड में जाए उतना ही अमीटर में से जाए। इसलिए ये पहला नोट पॉइंट कि अमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विथ लोड, so that सेम करंट शुड फ्लो इन अमीटर एंड लोड। दूसरी बात है वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, जिससे कि जितना वोल्टेज लोड का है उतना ही वोल्टमीटर के ऊपर भी हो। इसलिए वोल्टमीटर को हमेशा कनेक्ट इन पैरेलल, बिकॉज वी नो दैट वोल्टेज इन पैरेलल रिमेन सेम, इसलिए वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तीसरी बात, आइडल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, होना चाहिए या होता है। तो ये तीसरी पॉइंट जो मैंने आपको बताई, मैंने वो हाँ नोट करके लिख दिए। चौथा पॉइंट, आइडल अमीटर का अगर रेजिस्टेंस है तो वो क्या, जीरो होना चाहिए, क्योंकि सीरीज में है। तो अगर आइडल अमीटर है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। और वोल्टमीटर करंट क्या होता है, वोल्टमीटर का वोल्टेज और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, ये होता है। तो हम मेजर करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, इतनी, इतनी वैल्यू आ रही है, आर एल इंटू आर वी अपॉन आर एल प्लस आर वी, इतनी वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो ऐसे करके हम वैल्यू निकाल लेंगे कि हमें कितनी, इस मेथड से अमीटर वोल्टमीटर मेथड से हम कितनी वैल्यू पता मिल जाएगी हमें, वो इस प्रकार से मिलेगी। आर एल क्या है, लोड का रेजिस्टेंस, आरवी क्या है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से निकल जाएगी। समझ में आ रही है क्या बात बच्चों, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं बच्चों, यस सर। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। देखो हम पढ़ रहे हैं अमीटर वोल्टमीटर मेथड, अमीटर वोल्टमीटर मेथड, ये हम पढ़ रहे हैं।
अब हम ये मेथड क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है V अपॉन आई, V हम वोल्टमीटर से पता कर लेंगे, आई हम अमीटर से पता चलेंगे। क्योंकि हमारी मेथड का नाम अमीटर वोल्टमीटर मेथड है, इसलिए पहले अमीटर कनेक्ट कर दिया और फिर वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। लेकिन जो अमीटर है वो कैसे कनेक्ट करना है? वो लोड के सीरीज में कनेक्ट करना है, ताकि जितना करंट लोड में जा रहा है उतना ही करंट अमीटर में से होके जाए। फिर हमने वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। अगर मैं लोड के पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो जितना वोल्टेज लोड पर होगा उतना वोल्टमीटर के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो रीडिंग आएगी रेजिस्टेंस की, वैसे तो आरएल के बराबर आना चाहिए, वैसे तो आरएल के बराबर आना चाहिए, लेकिन नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि क्या उसका रीजन है कि आमीटर में से केवल आईएल करंट फ्लो होना चाहिए आइडली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वोल्टमीटर तो जस्ट सामने है, इसलिए पूरा का पूरा लोड वोल्टेज उसके ऊपर अपेयर हो जाएगा। लेकिन आमीटर के अंदर से हम चाहते हैं कि केवल आईएल बहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आईएल के साथ साथ जो आईवी करंट है उसका भी हिस्सा इसके अंदर से होके जाएगा। ठीक है, तो आईवी प्लस आईएल सिंप्लीफाई कर लिया। ये आईवी की जगह आईवी मतलब वोल्टमीटर के ऊपर कितना वोल्टेज, जितना लोड के ऊपर वोल्टेज उतना ही वोल्टमीटर के ऊपर वोल्टेज है, इसलिए वीएल अपॉन आरवी। और लोड करंट कितना हो जाएगा? लोड वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस। फिर उसका सिंप्लीफाई कर दिया तो इतनी वैल्यू आ गई मेरे पास, आर एम इक्वल टू आर एल इंटू आर बी अपॉन आर एल प्लस आर बी। एक्चुअल में आर एल मेजर करना चाहिए उसने, लेकिन वो ये एक्स्ट्रा टर्म भी आ जा रही है यहाँ पर। मतलब वो ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, वो बहुत ज्यादा वैल्यू की नहीं होगी, थोड़ी सी होगी, वो बहुत कम वैल्यू की वो होगी, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा उसका। तो ये बात है। तो बच्चों ये पूरा कॉपी कर लो, ये साथ 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 में जो नोट पॉइंट है जितने भी हैं वो भी सब कॉपी करो। चलो कॉपी करो बच्चों। समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो बच्चों मुझसे कि सर ये समझ में नहीं आया, क्या कर दिया आपने। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। और ऊपर स्क्रॉल कर दूं? ठीक है, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, हो गया बच्चों? यस सर, हो गए। ठीक है बच्चों, सभी का हो गया? यस सर। ठीक है बच्चों, अब अगला पढ़ेंगे हम वोल्टमीटर अमीटर मेथड। सेम ऐसे ही है ये भी। नहीं, एक मिनट इसी को थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ से बच्चों दोनों से आरवी कॉमन निकाल लो। क्योंकि आरवी जो टर्म है, ये जो वोल्टमीटर वाली जो टर्म है, ये हमें नहीं चाहिए। कोशिश करते हैं इसको हटाने की। यहाँ से आरवी निकाल लिया बाहर, यहाँ से आरवी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कॉमन क्या बच गया? आरवी का। सपोज चलो आरवी का हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बच गया आर एल अपॉन आरवी प्लस वन। ठीक है, तो आरवी से आरवी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि आर एम की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? क्या चाहते हो बच्चों? ये जो मीटर जो रीडिंग ले रहा है वो कितनी होना चाहिए बच्चों? ये जो मीटर के द्वारा ये जो मीटर नाप रहा है यहाँ पे जो मीटर ये वोल्टेज नाप रहा है, ये किसके बराबर होना चाहिए? अगर सही वैल्यू चाहिए तो लोड। आरएल के बराबर होना चाहिए ना, लोड के बराबर होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। तो जब हमें आरएल के बराबर वैल्यू चाहिए तो यार मैं इस मुझे कौन सी टर्म नहीं चाहिए बच्चों? मुझे आरवी नहीं चाहिए, मुझे आरएल चाहिए। तो ये आरवी की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं बच्चों कि ये टर्म ही खत्म हो जाए नीचे वाली? बताओ, आरवी की क्या वैल्यू रखूं बच्चों? बोलो यार, जल्दी बोलो। हितेश, क्या यार थोड़ा कॉमन सेंस नहीं लगा रहे? मुझे मजा नहीं आ रहा आज तुम लोगों को पढ़ाने में बिल्कुल भी, क्योंकि तुम लोग सर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आज। सर जीरो। जीरो पुट करेंगे? यस सर, आरवी डिनोमिनेटर में। डिनोमीटर में जीरो पुट, डिनोमीटर में जीरो पुट नहीं कर सकते बच्चे। डिनोमिनेटर में हमें वन चाहिए, तो आर एल अपॉन वन आर एल हो जाएगा। मुझे आर एल चाहिए, नीचे वाले टर्म को खत्म करना है। नीचे वाले टर्म को खत्म करना है मतलब यहाँ वन चाहिए मुझे इसकी जगह पे, तभी तो आर एम इक्वल टू आर एल होगा। नीचे वन चाहिए ना मुझे, है ना? यस सर। अब मुझे ये बताओ, अगर आरवी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, यहाँ पर देखो, अगर आरवी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा? कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? जीरो होता है। यस कुछ सर। भी अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है, तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। तो वो आर एल अपॉन वन इनफाइनाइट, मतलब अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं होगी बच्चों।
फिर आरएम की वैल्यू आरएल के बराबर हो जाएगी अगर वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाए तो। समझ में आ रही क्या मेरी बात? तब मुझे देखो यहाँ लिखा भी है मैंने ये, ठीक है। तो आरवी की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाती है तो उस कंडीशन में मुझे आर एम इक्वल टू आर एल मिलेगा। एक बार फिर से देखो बच्चों, फिर से देखो क्या हो रहा है। फिर से एक बार, अमीटर वोल्टमीटर मेथड की हम स्टडी कर रहे हैं। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, ये वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। तो वोल्टेज वोल्टमीटर से नापेंगे और करंट अमीटर से नापेंगे। तो वोल्टेज मैंने वोल्टमीटर से नापा तो वोल्टमीटर ने जितना लोड के ऊपर वोल्टेज हो पूरा का पूरा एज इट इज नाप लिया। ठीक है, और अमीटर को मैंने क्या किया, इस लोड जिसका मुझे रेजिस्टेंस पता करना है उसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया ताकि जितना करंट लोड में जाए उतना ही इस अमीटर में से भी होकर जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसमें आईएल करंट फ्लो हो रहा है लेकिन अमीटर कितना करंट पास कर रहा है, आईवी प्लस आईएल, मतलब वोल्टमीटर का करंट और लोड का करंट, दोनों का करंट कंबाइन होकर फिर अमीटर में से जा रहा है। तो अमीटर उतना मेजर कर लेगा। तो फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो VL कॉमन क्या है, VL है यहाँ पे, तो VL कॉमन निकाल लिया तो कैंसिल आउट हो गया। तो जो अमीटर ने जो रीडिंग दी है रेजिस्टेंस की वो दी है इतनी, RL इंटू RV और RL प्लस RV। लेकिन मैं कितनी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि केवल RL रीडिंग आए, इसलिए चलो RV को हटाने की कोशिश करते हैं। तो RV को हटाने की कोशिश की तो मैंने RV कॉमन ले लिया दोनों से, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। तो मैंने RV कॉमन ले लिया लेकिन नीचे फिर बच गया, तो ये वाली टर्म आ गई। तो मुझे ये वाली टर्म को 1 करना है ताकि मेरे जो मीटर रीडिंग दे रहा है वो RL के बराबर हो जाए। तो ये वाली टर्म को हटाना है, इसको 1 करना है। तो एक काम करता हूँ, ये वाली टर्म अगर 0 होगी तो यहाँ +1 तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये टर्म 0 कब होगी, जब वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो अगर आपको RM मीटर की रीडिंग एक्चुअल रीडिंग के बराबर चाहिए, किसी प्रकार का लोडिंग इफेक्ट ना हो, मतलब इसको लोडिंग इफेक्ट कंडीशन बोलते हैं बच्चों, लोडिंग इफेक्ट, कि आपने जो लोड कनेक्ट किया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो मैं अगर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दूं, और वो कब कब पॉसिबल है वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, केवल आइडियल वोल्टमीटर की कंडीशन में। ठीक है, तो ये तब पॉसिबल है। तो इसलिए वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैं इनफाइनाइट मेंटेन करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मीटर रीडिंग देगा वो एक्चुअल रेजिस्टेंस के बराबर देगा। मतलब अब देखो हम मतलब इनफाइनाइट तो नहीं कर सकते लेकिन वैल्यू को हाई तो रख सकते हैं वोल्टमीटर की, ये हमारे हाथ में है, इनफाइनाइट तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आई क्या बात? ये स्टेप भी कॉपी कर लो, ये वाली, ये कॉमन लेने वाली, RV कॉमन लिया, फिर ये लोडिंग। अब इसकी वजह से हमारा RM RL के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो कंडीशन है ये लोडिंग इफेक्ट कहलाती है। चलो कॉपी कर लो बच्चों। हो गया सर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई डाउट बच्चों, किसी प्रकार का डाउट इन टॉपिकों में जो मैंने अभी पढ़ाया आपको? कुछ पूछना है बच्चों? नो सर। देखो यार बच्चों, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो ना आप, इसको यूटिलाइज कर लो बच्चों, ऐसे मौके नहीं आएंगे फिर। ये पढ़ाई का जो टाइम एक बार चला गया ना तो फिर मौके नहीं आएंगे, इसलिए थोड़ी सीरियसली पढ़ाई करो। बहुत उम्मीदें हैं आपको, आपके ऊपर, आपके पिताजी माता जी की। ठीक है बच्चों, अब वोल्टमीटर अमीटर मेथड डाल दो, हेडिंग डालो वोल्टमीटर अमीटर मेथड। वोल्टमीटर अमीटर मेथड में क्या करोगे आप, जहां पे अमीटर लगा है वहां वोल्टमीटर लगा दूंगे, जहां वोल्टमीटर लगा है वहां अमीटर लगा दूंगे, बाकी कुछ मत करना। आज घर से पढ़ा रहा हूँ लेकिन टेप लेकर आया नहीं हूँ मैं, बस लैपटॉप लेके आया हूँ केवल। जैसे कि इसका नाम ही वोल्टमीटर अमीटर मेथड है, तो ये लो, ये एक वोल्टमीटर लगा दिया। ये वाली लाइन को थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ये वोल्टमीटर है बच्चों। और नहीं, वोल्टमीटर तो पैरेलल में लगेगा ना यार, सीरीज में कहाँ लगा रहा हूँ मैं। लेकिन बस इतना है कि वोल्टमीटर पहले लगेगा, वोल्टमीटर को मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है। ऐसा थोड़ी है कि भाई वोल्टमीटर तो सीरीज में लग ही नहीं सकता, मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है वोल्टमीटर को। बस इतना है कि नाम मेरी मेथड का वोल्टमीटर अमीटर मेथड है, तो वोल्टमीटर को पहले कनेक्ट करना है, वो भी पैरेलल में कनेक्ट करना है।
और अमीटर को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ये मैंने अमीटर उठाया और इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये अमीटर लिया मैंने और इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में क्यों कनेक्ट कर दिया? ताकि पूरा करंट लोड का इसमें से फ्लो हो। ये लोड रेजिस्टेंस। बच्चों डिस्टरबेंस हो रहा है क्या बैकग्राउंड नॉइज से? नो सर। ठीक है। अब इसके ऊपर का जैसे वहां वोल्टेज VL था वैसे यहाँ भी वोल्टेज VL है। ये लोड का वोल्टेज यहाँ भी VL है। ठीक है बच्चों, अब देखो इस लोड में जो करंट जा रहा है उसको IL नाम देता हूँ मैं। इस लोड में जो करंट जा रहा है उसको IL नाम देता हूँ। ये IL करंट जा रहा है लोड के अंदर, और इस वोल्ट मीटर में भी कुछ करंट चला जाएगा। प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल, इसलिए कुछ करंट इसके अंदर भी चला जाएगा जिसको IV नाम देता हूँ मैं। इसके अंदर भी कुछ करंट जाएगा जिसको IV नाम देते हैं। ठीक है, ये IL करंट लोड में गया, अमीटर में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? केवल IL करंट जाएगा। ठीक है, अब चलो आओ वही जैसा हम पहले जानते थे। ये जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज, इसको VS देता हूँ, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज VS। ठीक है, अब वही हमें पता ही है बहुत अच्छे से। क्या पता है हमें बहुत अच्छे से? कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू V/R होता है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो हाँ अरे यार V/I होता है। V/I होता है तो V कैसे नापेंगे हम? आकाश में तो है क्या क्लास में? है? जी सर। ठीक है, समझ में आ रहा है आकाश? हाँ सर, समझ रहे हैं ना। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कि दिक्कत हो रही? हाँ हाँ सर, आ रहा है समझ आपका तो। ठीक है, तो ये जो V है वो कैसे नापेंगे हम? वोल्ट मीटर से। तो चलो बच्चों, अब ये जो वोल्ट मीटर है तो इसका भी रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस RV होगा। ये जो वोल्ट मीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? RV। RV, ये वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है ये RV है, और ये जो अमीटर है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो RI है। तो लेकिन अगर चलो इसका जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो RL है। जब मैं मीटर, इन जो मीटर है इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से जब रीडिंग लूंगा तो मैं क्या करूंगा? मुझे अगर इसका रेजिस्टेंस पता करना है तो मेजर्ड रेजिस्टेंस जो इन मीटर की रीडिंग के द्वारा जो रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो हो जाएगी ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, ये वोल्टमीटर है, इसका रेजिस्टेंस अपॉन ये अमीटर का रेजिस्टेंस। समझ में आ रही क्या बात बच्चों? अगर मुझे मीटर की रीडिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा? दोनों मीटर को उठाऊंगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग अपॉन अमीटर की रीडिंग का रेशो करूंगा तो हमें कितनी मीटर रीडिंग दे रहा है वो पता चल जाएगी। पर हमें क्या चाहिए? हमारे मीटर की रीडिंग किसके बराबर होना चाहिए? RL के बराबर होना चाहिए। देखते हैं क्या। अब मुझे बताना बच्चे, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी दे रहा है? बताओ जल्दी, वेट कर रहा हूँ बच्चों में। सर RV सर। हाँ बोलो। RV। यस सर। वोल्ट मीटर वो तो वोल्ट रेजिस्टेंस है ना भाई। वोल्ट मीटर रीडिंग किसके बराबर देगा? मैं बताता हूँ किसके बराबर देगा। मुझे बताओ, ये वोल्ट मीटर किसके किसके क्रॉस है? एक तो लोड के क्रॉस है भाई। ये अमीटर है, इसके ऊपर कितना वोल्टेज है? इसके ऊपर भी तो कुछ वोल्टेज होगा, क्योंकि आइडल तो कुछ होता ही नहीं है, इसका भी कुछ वोल्टेज होगा। तो मैं इसके वोल्टेज ये जो अमीटर है इसके वोल्टेज को VI नाम दे देता हूँ। इसके वोल्टेज को VI नाम देता हूँ। एक काम करता हूँ,
वी आई। ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो वोल्टमीटर है वो कौन कौन से वोल्टेज को नापेगा? ये वोल्टमीटर, ये जो वोल्टमीटर है बच्चों, ये जो वोल्टमीटर है ये इस आमीटर के वोल्टेज को भी नापेगा और लोड के वोल्टेज को भी नापेगा। पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि जो वोल्टमीटर था वो एकदम लोड के सामने ही था। ये जो पहले क्या था, ये वोल्टमीटर एकदम लोड के सामने ही था, तो केवल लोड का वोल्टेज नाप रहा था। लेकिन अब क्या है, ये वोल्टमीटर के आगे ये अमीटर भी है और ये लोड भी है, दोनों है, तो ये दोनों का वोल्टेज जोड़ के नाप लेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में वोल्टेज जुड़ जाता है। तो ये जो वोल्टमीटर वो कौन सी रीडिंग देगा, ये आमीटर के वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दोनों को जोड़ के वोल्टेज देगा, VL प्लस VI, ऐसी रीडिंग देने वाला है। समझ में आ रही है क्या बात आकाश? आकाश महतो, समझ में आ रही बच्चे? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। अरे आ रही तो यार रिस्पांस दो भाई, किधर गए आकाश? समझ में आ रहा है अमित? यस सर। ठीक है, तो ये वोल्टमीटर कितनी रीडिंग देने वाला है, ये आमीटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है और ये लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज, दोनों वोल्टेज को जोड़ देगा ये वोल्टेज VI और ये वोल्टेज VL, दोनों को जोड़ देगा ये वोल्टेज। तो ये वोल्टमीटर की रीडिंग हो गई। अब आमीटर कितनी रीडिंग देगा बच्चों? आमीटर में तो केवल IL करंट जा रहा है कि, इसलिए IL ही रीडिंग देगा वो। ठीक है, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये जो VI है, जो VI है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस VI की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? RI इंटू IL हो जाएगी क्या? क्यों बच्चों, इस VI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मुझे आमीटर का वोल्टेज चाहिए तो आमीटर का रेजिस्टेंस भी है और आमीटर में कितना करंट जा रहा है वो भी है, दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा तो मेरे पास VI की वैल्यू आ जाएगी क्या बच्चों? हाँ यार रिस्पांस दिया करो यार, तुम लोग आज जरा कुछ मजा नहीं आ रहा है, तुम खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर क्या कर सकता हूँ यार मैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई। फिर मैं चाहता तो मैं भी टाइम पास कर सकता हूँ, पर मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार आपको जितना अधिक से अधिक आप यूटिलाइज कर सको कर लो। नहीं तो टाइम पास अगर करना है तो बहुत सारे, बहुत आसान है टाइम पास करना। तो VI की जगह क्या पुट करूं? RI इंटू RI इंटू IL। हाँ, ये RI इंटू IL, ठीक है, प्लस VL की जगह क्या लिखूं बच्चों? RL इंटू IL। ये VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जिस ब्रांच का वोल्टेज चाहिए उस ब्रांच का रेजिस्टेंस और उस ब्रांच का करंट, RL इंटू IL। अरे क्या उठा के ला लिया आपने, RL इंटू IL को लाना था अपॉन IL। ठीक है, इतना कॉपी करो बच्चों, उसके बाद अटेंडेंस लेंगे, फिर उसके बाद कल करेंगे अपन इसको कंटिन्यू। यस सर, कर लिया। ठीक है, ये मीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया? ये IL कॉमन निकल जाएगा, तो IL से IL कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? IL कॉमन निकल गया, तो RI प्लस RL। RI प्लस RL। ये तो हो ही गया ना यार, अपन क्यों कल का इंतजार कर रहे हैं? ये RI प्लस RL। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, मुझे क्या चाहिए? मुझे RM की वैल्यू कितनी चाहिए? RL के बराबर चाहिए ना बच्चों। मेरा मीटर ने कितना मेजर करना चाहिए? इतना, इतना मेजर करना चाहिए ना मेरे मीटर ने, इन यस दोनों सर। मीटर को मिला के। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्या चीज आ रही है, ये वाली एक्स्ट्रा टर्म कौन सी? ये वाली।
एक्स्ट्रा टर्म ये वाली है, ये नहीं चाहिए मुझे, तो भाई ये नहीं चाहिए मतलब इसको जीरो करना है, ये नहीं चाहिए मतलब ये जीरो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे एग्जैक्ट रीडिंग का मेजरमेंट करना है तो ये जो आर आई है बच्चों, इसको लोडिंग इफेक्ट बोला जाता है। ये जो कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड ए लोडिंग इफेक्ट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए लोडिंग इफेक्ट। क्योंकि हम लोड को मेजर करने के लिए हमने मीटर लगाया और वही हमारे रास्ते में आ गया, तो ये लोडिंग इफेक्ट कहलाएगा। तो ये लोडिंग इफेक्ट को दूर करना है तो आप एक ऐसा अमीटर डिजाइन करो भैया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, और हमें पता ही है कि आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। तो कहने का मतलब जो हमारा अमीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू वोल्टमीटर अमीटर मेथड से मेजरमेंट करना है तो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है क्या मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ ठीक है, यस सर। ये भी लिख लो, और मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो जरा, ये लिख लो। और वोल्टमीटर अमीटर मेथड में एग्जैक्ट रीडिंग प्राप्त करने के लिए, एग्जैक्ट रीडिंग प्राप्त करने के लिए लोडिंग इफेक्ट एलिमिनेट होना चाहिए, लोडिंग इफेक्ट एलिमिनेट होना चाहिए। इस मेथड में अमीटर का रेजिस्टेंस, इस मेथड में अमीटर का रेजिस्टेंस लोडिंग इफेक्ट की कंडीशन, इस मेथड में अमीटर का रेजिस्टेंस लोडिंग इफेक्ट की कंडीशन क्रिएट कर रहा है। इसलिए इस मेथड द्वारा एग्जैक्ट रीडिंग प्राप्त करने के लिए, इसलिए इस मेथड द्वारा एग्जैक्ट रीडिंग प्राप्त करने के लिए अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। हो गया बच्चों?